आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी के बारे में, जिसे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहा जाता है। इस टॉपिक को समझने से पहले हम बात करेंगे मानक इलेक्ट्रोड विभव यानी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। 25 डिग्री सेल्सियस ताप तथा 1 मोलर सांद्रता वाले किसी धातु के लवण के जलीय विलयन में जब उसी धातु की छड़ को डुबाया जाता है तो प्राप्त अर्धशेल के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर को क्या कहा जाता है, मानक इलेक्ट्रोड विभव कहा जाता है, जिसको हम इससे पहले वाले वीडियो में डिस्कस कर रखा है। आज हम उसी मानक इलेक्ट्रोड विभव को कैलकुलेट कर चुके हैं अलग अलग प्रकार के तत्वों के लिए, जैसे कि लिथियम, सोडियम, बेरियम, स्ट्रांसियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, मैंगनीज, जिंक, क्रोमियम और यहाँ आयरन, कैडमियम, निकेल, टीन, पीबी, लेड हो जाता है, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, प्लेटिनम और गोल्ड के बारे में। इस तरीके से सभी जितने भी तत्वों को हमने यहाँ लिखा है उन सभी तत्वों के लिए क्या किया गया होगा, मानक इलेक्ट्रोड विभव को पहले कैलकुलेट किया गया होगा। इस एक्सपेरिमेंट को यहाँ नहीं डिस्कस किया जा रहा है, वो 12th में डिस्कस किया जाएगा। अभी क्या करना है, उन सभी तत्वों को, जितने लोगों को हमने यहाँ लिखा है उन सभी तत्वों का मानक इलेक्ट्रोड विभव यहाँ सामने आप देख सकते हैं। जैसे लिथियम का क्या है -3.04 वोल्ट, ऐसे पोटेशियम का क्या है -2.92 वोल्ट। सभी के सभी ये मानक इलेक्ट्रोड विभव E0 से डिनोट तो किए जाते हैं, लेकिन इनका जो यूनिट होता है, मात्रक होता है, वो क्या होता है, वोल्ट होता है। बगल में आप V लिख सकते हैं या वोल्ट लिख सकते हैं। ये तो बातें हो गई मानक इलेक्ट्रोड विभव से संबंधित, यानी सभी तत्वों के लिए एक्सपेरिमेंट किया गया होगा और सबके लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव को निकाला गया और एक क्रम से लगाया गया। क्रम क्या था, जो सबसे कम होगा उनको सबसे पहले लिखा गया, यानी लिथियम को देखा जा रहा है तो सबसे कम उनका मानक इलेक्ट्रोड विभव, उसको सबसे पहले लिखा गया। दूसरे नंबर पे कौन मिल जाता है, पोटेशियम मिलता है, फिर ऐसे बेरियम मिल जाता है, स्ट्रांसियम मिलता है, कैल्शियम मिलता है, सोडियम मिलता है। यानी सभी तत्वों को जब मानक इलेक्ट्रोड विभवों को निकाला गया तो उनको क्या किया गया, बढ़ते क्रम में सेट कर दिया गया। और इसी बढ़ते हुए क्रम यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में इनको रखने के बाद से जो सीरीज बना हुआ है उस सीरीज का नाम रखा गया क्या चाहिए, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज या विद्युत रासायनिक श्रेणी रखा गया। देखें अगर उसके डेफिनेशन को तो यहाँ 25 डिग्री सेल्सियस ताप और 1 मोलर सांद्रता के जलीय विलयन में, जलीय विलयन किस चीज का होगा, जिन जिन धातुओं का लिए होंगे उन धातुओं के लवण के जलीय विलयन की बात कही जा रही है। जलीय विलयन तथा 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी 1 वायुमंडलीय दाब होना चाहिए। दाब पर कुछ तत्वों के मानक इलेक्ट्रोड विभव को बढ़ते क्रम में रखने पर एक श्रेणी प्राप्त होती है, जिसे क्या कहा जाता है, विद्युत रासायनिक श्रेणी कहा जाता है। ये तो हो गया इसका डेफिनेशन, किस चीज का, विद्युत रासायनिक श्रेणी। कैसे बना ये भी हमने डिस्कस कर लिया। ये सभी के सभी डेटा आपको बिना एक्सपेरिमेंट किए नहीं मिलने वाला है, लेकिन एक चीज आप देखेंगे यहाँ पे क्रम से ये माइनस का है 3.04, ये -2.92, इस तरीके से देखें तो ये क्रम से बढ़ रहा है। ठीक है, देखने में ये माइनस माइनस के सब है, लेकिन इससे ये क्या है, ज़्यादा, इससे ये ज़्यादा है और इनको इस क्रम में रखने से बहुत सारा बेनिफिट भी है। अभी आगे हम इसके लक्षण के बारे में भी बात करेंगे, तब पता चलेगा। यहाँ क्या है, इलेक्ट्रोड पर अभिक्रिया हुआ है। इलेक्ट्रोड पर एक क्या हुआ है, आप इसको अगर याद दिलाएं, जब हम मानक इलेक्ट्रोड विभव बताए थे तो एक इस तरीके से बीकर लिए, इसमें अगर हम कॉपर का एग्जांपल लें तो यहाँ क्या है, CuSO4 कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन है। इसमें हमने क्या किया, कॉपर के छड़ को डुबा दिया। यहाँ एक कॉपर का छड़ है Cu। इस तरीके से ये क्या बना, एक अर्ध सेल बना। इस अर्ध सेल को किसी एक और सेल के साथ जब जोड़ेंगे तो वो हो जाएगा क्या चीज, पूर्ण सेल। अभी ये अर्ध सेल है, अर्ध सेल को पूर्ण सेल बनाने के लिए हमको किसकी आवश्यकता होती है, हाइड्रोजन की आवश्यकता हो, यही है, इसी हाइड्रोजन की आवश्यकता होती है। यानी इस H2 को हर किसी एलिमेंट के साथ एक पूरा सेल बनाने का काम किया गया होगा। यानी यहीं पर एक और भी कर रहा होगा जिसमें किसकी व्यवस्था की गई होगी, हाइड्रोजन गैस की। और यहाँ पर इस हाइड्रोजन गैस को बिल्कुल इस टैंक में भरने के बाद नीचे एक प्लेट बना दिया जाता है प्लेटिनम का, और एक वायर यहाँ से आप क्या करते हो, इसको कनेक्ट करते हो, दूसरा वायर ये हो जाएगा और एक वायर ये। तो यहाँ पे एक वोल्ट मीटर हम लोग कनेक्ट करते हैं, जिसके वजह से यहाँ वो रीडिंग दिखाता है। वोल्ट मीटर का काम क्या होता है, विभवांतर मापने का। यहाँ एक प्लेट तो इस हाइड्रोजन गैस की वजह से एक इलेक्ट्रोड बन गया, दूसरा इलेक्ट्रोड यहाँ पे कॉपर की वजह से बन गया। अगर यहाँ ये माइनस
वाला टर्म है तो ये माइनस इससे, फिर प्लस वाले से, और फिर ये माइनस, इस तरीके से पूर्ण सेल तैयार हो जाता है। इस एक्सपेरिमेंट को यहाँ नहीं करना, हमको 12th में डिस्कस करना है बकायदे, लेकिन फिलहाल ये कैसे बन गया, हर किसी एलिमेंट के साथ ये जरूर रहा होगा, कौन, हाइड्रोजन। उस हाइड्रोजन का जो मानक इलेक्ट्रॉन विभव है वो क्या है, 0 है, और इसी के संगत में सभी के सभी इलेक्ट्रॉन विभवों को निकाला गया। यहाँ पे मान लिया गया कि एक ऐसा तत्व है H2 जिसका मानक इलेक्ट्रॉन विभव 0 है, और उसी की सहायता से जितनी भी तत्व यहाँ पर उपस्थित हैं सभी तत्वों के मानक इलेक्ट्रॉन विभवों को निकाला जाता है, क्योंकि एक अकेले का निकाल पाना क्या है, संभव नहीं है। यहाँ पे ये जब तक पूर्ण सेल नहीं होगा तब तक वो ये विभवांतर बताएगा ही नहीं, ठीक है। तो चलिए आगे अगर हम बात करें, यहाँ पर इन सभी विद्युत रासायनिक श्रेणी में उपस्थित तत्वों को एक क्रम के रूप में उनका नाम किस तरीके से हम लन रख सकते हैं। ये डेटा तो थोड़ा सा मुश्किल होगा याद करना, लेकिन आप ये क्रम याद रख पाएंगे, और क्रम याद रख पाएंगे तो बहुत ही काम का चीज़ आपको अभी पता चलने वाला है जस्ट कुछ ही टाइम में। देखिए ये ट्रिक क्या है, लिथियम, यहाँ पे सबसे पहले इन सभी का नाम आपको पता होना चाहिए। देखेंगे यहाँ Li का मतलब क्या है, लिथियम है, K का मतलब क्या, पोटेशियम, Ba का मतलब बेरियम, Sr का मतलब स्ट्रांसियम, Ca का मतलब कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीज, जिंक, क्रोमियम, आयरन, कैडमियम, निकिल, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, प्लेटिनम, Au यानी गोल्ड। इस क्रम को याद रखने से पहले इन सबका नाम आपको पता होना चाहिए। अब नाम को याद रखने के लिए उसके ट्रिक को देखिए। Li का मतलब यहाँ आप क्या बोलोगे, ली बोलोगे। क्या है पूरा क्रम, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक क्रम याद रखना है। लिखिए Ba सर Ca नहीं, लिखिए Ba सर Ca नहीं, मतलब ली का मतलब लिथियम है, खिए मतलब क्या है, के से स्टार्ट होता है, KH, तो वहाँ से खिए यानी के यानी पोटेशियम है। और Ba तो आप देख रहे हैं, Ba दो संगत में है, एक Ba कोर्स होता है, दूसरा यहाँ Ba आप याद क्या रखेंगे, यहाँ का बेरियम। Sr मतलब सर बस हमने लिख दिया, इसका मतलब स्ट्रांसियम है, और Ca मतलब कैल्शियम, Co को Ca के फॉर्म में। Na को यहाँ पे हमने नहीं लिखा, याद रखना हमको, Na मीन्स यहाँ हमारा क्या है, नहीं, यानी ये क्रम क्या हुआ, लिखिए सर Ba नहीं। अब हम दूसरे क्रम को यहाँ से लेकर यहाँ तक याद रखें। Mg का मतलब यहाँ पे मांगे हम याद रखेंगे, Mg मीन्स मांगे। अब पूरा क्रम देखें, मांगे आलमैन, यहाँ पे मांगे आलमैन, जिंक, क्रोमियम, आयरन, Cd नहीं, यहाँ देखिए सिडनी, यहाँ पे याद रखिएगा सिडनी एक जगह है, उस क्रम को तो क्या लिखेंगे, मांगे आलमैन, जिंक, क्रोमियम, आयरन, सिडनी, टिन, लेड, हाइड्रोजन। इसी क्रम में आप इसको याद रखोगे, मांगे आलमैन, जिंक, क्रोमियम, Fe यानी यहाँ क्या है, Fe के फॉर्म में याद रखिएगा, मांगे आलमैन, जिंक, क्रोमियम, आयरन, सिडनी, टिन, लेड, हाइड्रोजन। और यहाँ पे जो नीचे वाला पोर्शन है, इस नीचे वाले पोर्शन में आप ये जान लीजिए जितने भी बिल्कुल अक्रिय मेटल होते हैं, जैसे कि आप जानते होंगे गोल्ड बहुत ही कम क्रियाशील है, और इसी तरीके से सिल्वर भी आपका इसी कैटेगरी में आता है, प्लेटिनम आपका इसी कैटेगरी में आता है, मरकरी भी आपका इसी कैटेगरी में आता है। कुछ चीज़ों को हमने छोड़ रखा है, जैसे कि हैलोजन परिवार के जितने भी सदस्य हैं, आपका क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इन सभी तत्वों को आप देखें तो उनको हमने यहाँ कहीं भी जगह नहीं दिया, लेकिन ज़्यादातर हैलोजन परिवार के सभी सदस्य यही पाए जाते हैं। कुछ रीजन है यहाँ क्यों पाए जाते हैं, सबका अपना एक क्वालिटी है जिसके वजह से उनको एक सही जगह दिया गया है। अब इसके बात कर लें लक्षण की, इसके प्रॉपर्टीज की। क्या है वो प्रॉपर्टीज, देखिए विद्युत रासायनिक श्रेणी की अगर प्रॉपर्टीज की बात करें, जिन तत्वों का मानक इलेक्ट्रॉन विभव सबसे कम होता है, यहाँ आपको ध्यान देना है कि इस श्रेणी में सबसे कम किसका है, लिथियम का है। चाहे आप लिथियम की बात करें, पोटेशियम की बात करें, बेरियम, यानी नीचे से ऊपर की बात करें तो सबसे कम वाला कौन होगा, लिथियम है। तो यहाँ पर उन जिन तत्वों का विद्युत रासायनिक श्रेणी में मानक इलेक्ट्रॉन विभव सबसे कम होता है वह सबसे ज़्यादा क्रियाशील होता है। यहाँ याद रखना है सबसे कम लिथियम का है, इसलिए सबसे ज़्यादा क्रियाशील कौन होगा, सबसे ज़्यादा एक्टिव कौन होगा, यहाँ पर लिथियम है। आप नाम सुने होंगे कि जो सोडियम है ना, सोडियम पानी अथवा हवा के संपर्क में आते ही जल जाता है। बताइए ये कितना एक्टिव होगा, अगर ये इतना एक्टिव है तो इससे भी ज़्यादा एक्टिव कौन है, लिथियम है।
तो आप यहाँ याद रखोगे कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में जिसका मानक इलेक्ट्रोड विभव सबसे कम होता है वह सबसे ज्यादा क्रियाशील होता है। अब दूसरी बात कर लें, यहाँ देखेंगे कि जिन तत्वों के मानक इलेक्ट्रोड विभव सबसे अधिक होता है। अब नीचे किसी बात करें तो जी विद्युत रासायनिक श्रेणी में सबसे अधिक है किसका, Au का। देखिए प्लस का 1.40 है, अगर ये माइनस और प्लस में कंपेयर करें तो ये सबसे ज़्यादा यही आपको दिख रहा है। नहीं, यहाँ पे क्या मिस्टेक हुआ, ये देखिए 1.80 है। यहाँ डेटा में आपको थोड़ा बहुत मिस्टेक मिल सकता है, बट ये याद रखिएगा ये आपका कुछ और ही है, समझ लीजिए 90 है, ठीक है। इस तरीके से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सबसे ज़्यादा यहाँ पर देखा जाए Au का मानक इलेक्ट्रोड विभव है, और यह जिस किसी का भी मानक इलेक्ट्रोड विभव सबसे अधिक होगा वो क्या होगा, सबसे कम क्रियाशील होगा। आपको इतना याद रखना है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में जिन तत्वों का मानक इलेक्ट्रोड विभव सबसे अधिक होगा वो सबसे कम क्रियाशील होगा, पहले का बिल्कुल अपोजिट। दूसरी बात कर लें, यहाँ पे क्या मिलेगा, विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे चलने पर उनकी क्रियाशीलता क्या होती है, क्रमशः घटती है। आपको हमने बताया ना अभी कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में लिथियम का सबसे कम होता है, लेकिन अगर ऊपर से आप नीचे की तरफ चलते हैं क्रमशः तो देखेंगे इनकी क्रियाशीलता क्या होती है, घटती है। घटती है मतलब क्या हो रहा होगा, सबसे ज़्यादा एक्टिव इसमें लिथियम है, तो स्ट्रांसियम और लिथियम की अगर बात करें तो लिथियम इसमें सबसे ज़्यादा एक्टिव होगा। कैल्शियम और लिथियम की बात करें सबसे ज़्यादा एक्टिव कौन है, लिथियम है। कैल्शियम और सोडियम की बात करें तो इसमें सबसे ज़्यादा एक्टिव कौन है, कैल्शियम है। यानी अपने से ऊपर अगर ये है, इससे ऊपर वो कोई और तत्व है तो यही वाला तत्व क्या होगा, ज़्यादा क्रियाशील होगा। आप कंपेयर कर सकते हैं, किन्हीं भी दो को उठाइए, आप यहाँ से सोडियम और यहाँ टिन की बात करें तो सबसे ज़्यादा एक्टिव कौन है, सोडियम है। तो आप इस क्रम में इनमें से कोई भी दो तत्वों को उठाएं और वो क्रम आपको पता हो कि कौन सबसे ऊपर है, उन दोनों में जो सबसे ऊपर होगा उन दोनों में वो क्या होगा, सबसे ज़्यादा क्रियाशील होगा। यानी उनका क्रियाशीलता ऊपर से नीचे चलने पर क्या होता है, घटता है। ठीक, दूसरे पॉइंट की अगर हम बात करें, यहाँ पर देखें विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे चलने पर धन विद्युतीय लक्षण मतलब इनकी जो प्रॉपर्टी होता है पॉजिटिव चार्ज बनाने की। आप ये जानते हैं जितने भी मेटल होते हैं सभी मेटल क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को त्याग करके धनायन बनाने की कोशिश में लगे रहते हैं। उनकी प्रवृत्ति, उनकी नेचर होती है कि वो पॉजिटिव चार्ज शो करे। तो ऊपर से नीचे चलने पर यहाँ पे क्या मिलेगा, उनका धन विद्युतीय लक्षण क्रमशः घटेगा। क्यों घटेगा, क्योंकि आप जान ही रहे हो कि ऊपर से नीचे चलने पर उनकी क्रियाशीलता क्या हो रही है, घट रही है। अगर क्रियाशीलता घट रही है मतलब धनायन बनाने का जो नेचर है वो भी क्या हो रहा होगा, घट रहा होगा। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो सोडियम से लेकर के ऊपर, सोडियम से ऊपर जितने भी हैं, यहाँ देखेंगे सोडियम कहाँ पर है, सोडियम ये है। सोडियम से ऊपर जितने भी लोग हैं ये सभी लोग क्या करते हैं, सोडियम और सोडियम से लेकर के, यानी सोडियम भी और सोडियम से ऊपर जितने भी हैं वो लोग ठंडे जल से, पानी से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। इन लोगों का अपना खुद का नेचर है, क्या चीज, पानी ठंडा वाला होगा तो भी रिएक्शन कर जाएंगे और वहां पर हाइड्रोजन गैस को मुक्त करना शुरू कर देंगे। अब अगर इसके नेक्स्ट वाले पॉइंट की बात कर लें, मैग्नीशियम से लेके Fe तक, आप देखेंगे कहां से लेके कहां तक, मैग्नीशियम आपका ये है और कहां तक, Fe ये है। यानी इन दो लोगों के बीच में जितने भी तत्व हैं वो सभी के सभी गर्म जल से रिएक्शन करते हैं, तब हाइड्रोजन गैस वहां मुक्त करते हैं। और उससे नीचे अगर देखें यहाँ पर जो लोग हैं वो लोग गर्म जल से भी नहीं, वाष्प वगैरह से भी रिएक्शन कर सकते हैं, यानी जल वाष्प से रिएक्शन कर सकते हैं। उनके केस में उनको और भी ज़्यादा गर्म करना पड़ सकता है, लेकिन ये कंफर्म है कि मैग्नीशियम से लेकर Fe के बीच में जो भी तत्व हैं वो लोग गर्म जल से क्रिया करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ अगर आगे बढ़े तो हाइड्रोजन से ऊपर के जितने भी तत्व हैं, देखिए हाइड्रोजन यहाँ है, इस हाइड्रोजन से ऊपर के जितने भी तत्व हैं वो सभी तत्व तनु HCl से अथवा तनु अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस और लवण बनाने का प्रवृत्ति रखते हैं। उनका नेचर होता है कि इसके ऊपर के जितने भी तत्व होंगे वो सभी तत्व तनु HCl अथवा तनु अम्लों से क्रिया करते हुए वो लोग क्या बनाएंगे, H2 गैस मुक्त करेंगे। और उससे नीचे वाले लोग इस तरह के काम नहीं करते हैं, उससे नीचे वाले लोग तनु अम्लों से क्रिया नहीं करते हैं। और आगे बढ़ें इस तरीके से तो यहाँ देखेंगे श्रेणी में प्रत्येक धातु अपने से नीचे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको अगर याद दिलाएं तो Cu आपका CuSO4 एक लवण है, जिस लवण को क्या किया गया, पानी में घोल दिया गया, जलीय विलयन बना दिया गया
और इसमें हमने क्या किया, उस लवण में, उस लवण के जलीय विलयन में आयरन के छोटे छोटे टुकड़ों को डाल दिया। या आप काम कर सकते हो, मार्केट में मिलता है एक तूतिया गंधक के नाम से, या फिर उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कॉपर सल्फेट या गंधक के नाम से भी मिलता है। ठीक, तो उसको आपको करना क्या है, पानी के साथ घोल देना। घोलने के बाद ये इसी तरीके का ब्लू कलर का, ब्लू ग्रीन हल्का सा कलर बनाता है पानी के साथ घुल जाने के बाद। और उसी में आप क्या करते हो, आयरन के छोटे मोटे टुकड़े को, कील को आप डाल दो। तो होगा क्या, ये जो कॉपर है वो कॉपर उस आयरन के टुकड़े पर आकर के चिपक जाता है। यानी ये करेगा क्या, इस कॉपर को हटा देगा और कॉपर को हटा करके यहाँ से अलग कर देता है। यानी अपने तो बना देगा FeSO4 और वहाँ से Cu को अलग कर देता है। Cu मेटल के फॉर्म में अलग हो जाता है। इससे क्या समझ में आ रहा है कि श्रेणी में प्रत्येक धातु अपने से नीचे के धातु, यहाँ पे देखिए Cu और Fe कहाँ है। Cu आपका एक यहाँ है, देख रहा होगा, और Fe आपका कहाँ है, यहाँ है। इसमें एक्टिव कौन हुआ, इसमें एक्टिव कौन है, Fe ज़्यादा क्रियाशील, यानी विद्युत रासायनिक श्रेणी में इन दोनों में जो ऊपर होगा कौन है, Fe है। तो ये ज़्यादा क्रियाशील है इससे, तो ये क्या करेगा, ये ज़्यादा पावरफुल है तो इसको यहाँ पे रहने नहीं देगा, इसको यहाँ से क्या करेगा, भगा देगा। और भगा देगा तो क्या होगा, वहाँ से वह हट जाएगा, Cu किनारे आ जाता है और अपने उस जगह पर बैठ जाता है। इससे क्या समझ में आया कि श्रेणी में प्रत्येक धातु अपने से नीचे के धातु के जलीय विलयन से धातु को विस्थापित करने का गुण रखते हैं। यानी इस विद्युत रासायनिक श्रेणी का ये भी एक इस्तेमाल है, बहुत ही अच्छा सा। इस पर एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में लोहे की कील को डालने पर उसका नीला रंग गायब क्यों हो जाता है। तो क्यों गायब हो जाता है, उसके पीछे यही लॉजिक है कि वहाँ पे कॉपर सल्फेट में उपस्थित कॉपर आयन को वो क्या करता है, कॉपर के फॉर्म में मुक्त कर देता है। जब वो कॉपर आयन के फॉर्म में होता है, प्लस के चार्ज के फॉर्म में, Cu2 प्लस के चार्ज के फॉर्म में होता है, तो वो ब्लू कलर को दिखाता है, नीला रंग दिखाता है। और ज्यों ही वो कॉपर के फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, केवल Cu के फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, मेटल के फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, तो उसका रंग क्या होगा, गायब हो जाएगा। तो इस तरीके से ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, बाय बाय।